हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोगों के मन में एक सवाल था कि रेलवे में पोस्ट अलॉटमेंट किस आधार पर होता है। आप लोग ये बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो मैं सोचा क्यों न वीडियो के माध्यम से आप लोग का सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, ताकि आप लोग जब ज्वाइनिंग तक पहुँचे तो आपके मन में ये डाउट ना रहे कि मुझे कौन सा पोस्ट मिलने वाला और कौन सा नहीं। आपको पहले से ही श्योर हो जाएगा, मैं वैसी पूरी बातें बता दूंगा कि आपको दिमाग में पहले फिट हो जाएगा आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको आज ही से कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ कैसे डिपेंड करता है, कैसे अलॉट होता है, मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। हो सकता है आपके फॉर्म गायब हो गए, उधर उधर हो गए हों, तो उसे ज़रूर रखें क्योंकि हमेशा काम आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट तक ये काम आने वाले, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास हमेशा रहने चाहिए। आपके अपने पोस्ट प्रेफरेंस याद रहने चाहिए। तो आप पहले टॉप 5 अपने पोस्ट प्रेफरेंस बता दें, फिर मैं बताता हूँ कैसे अलॉट होगा। अब आप लोग के मन में ये होगा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अलॉट होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बेस पे या फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बेस पे। ठीक है, और फिर बात आती है कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है और उसे कैसे पा सकते हैं। क्योंकि सब कोई लाइफ में चाहता है कि हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़े बहुत आगे बढ़े, मतलब बेस्ट टू बेस्ट करें हमेशा। ठीक है, तो हम इसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है न तो केवल मेडिकल स्टैंडर्ड के बेस पे होता है और न ही केवल पोस्ट प्रेफरेंस के बेस पे होता है। अब सबसे बड़ा इशू है मेडिकल स्टैंडर्ड का। आप लोग कैसे पता कर पाएंगे कि आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब रेलवे में आप भर्ती होने का सोच लिए हैं तो आपको एक बार किसी न किसी रेलवे के डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट कर लेना चाहिए और उससे एक बार अपना आई टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि रेलवे के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। A1 है कि A2 है कि A3 है कि B1 है कि B2 है कि B3 है कि C1 है कि C2 है कि C3 है। टोटल 9 कैटेगरी रेलवे में होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगर इसे करा लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है और आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है और आपको किस पोस्ट के लिए कितने मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रेलवे में जो होता है सबसे लो स्टैंडर्ड का पोस्ट जो ग्रुप डी का होता है वो होता है ट्रैकमैन, जो बहुत से लोग हाई स्कोर करने के बाद भी पा जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? उनका मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स, उनका पोस्ट प्रेफरेंस ख़राब होता है। मैंने पिछले साल के वैकेंसी में देखा था, जो बोर्ड के टॉपर रहे हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपका वो रहा है, ट्रैकमैन रहा है, और बोर्ड के टॉपर होने के बावजूद ट्रैकमैन पाए हैं। और आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, देखा भी होगा, झारखंड सदराची बोर्ड से ऐसा हुआ था, कोई आईआईटीएन था, वो गलती से ट्रैकमैन पोस्ट डाल दिया था और वो क्या हुआ था, उसे ट्रैकमैन ही मिल गया, जबकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था। वो A2 वाले पोस्ट भी पा सकता था, जैसे कि गेटमैन, पॉइंट्समैन भी अच्छा पोस्ट माना जाता है फ्रेंड्स। असिस्टेंट पॉइंट्समैन जिसको बोलते हैं, पॉइंट्समैन नहीं, पहले असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होकर पॉइंट्समैन तक वो पहुँचेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब कुछ डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट प्रेफरेंस दोनों बात पे। तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दिया है तो आपके मन में ये सवाल होगा, क्या हम पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस रेलवे में दोबारा चेंज नहीं होता है। जो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में पड़ गया वही रहने वाला है। अब आपने जो भी डाला हो वो आपके हाथ में है। ठीक, तो हम बात करें तो जैसा कि मैं बोला ना, मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट प्रेफरेंस दोनों मैटर करता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड पता करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, एक बार अपना आई टेस्ट करा लेना चाहिए। और मैं बता दूं, जैसे कि A2 में आपका गेटमैन, पॉइंट्समैन हो गया, आपका B1 में ट्रैकमैन हो गया, ज़्यादा फेमस पोस्ट है, और फिर B2 में CNW आता है, और फिर कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल जो हेल्पर आता है, इसका भी कोई कैटेगरी मुझे प्रेजेंट में याद नहीं है। ठीक है, और फिर C1 में आपका आता है असिस्टेंट वर्कशॉप आता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, तो पोस्ट जो बेस्ट क्वालिटी की बात होती है, तो जिस पोस्ट के लिए जितना लो मेडिकल स्टैंडर्ड मानता है वो पोस्ट उतना ही अच्छा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का। C2 का ग्रुप डी पोस्ट नहीं होता है, C1 का ही होता है, जो होता है असिस्टेंट वर्कशॉप और आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो ये दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वर्किंग आवर्स बहुत कम होते हैं, इनमें बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, आप इलीगल कमाई भी कर सकते हैं, सब कोई करता है, इसे बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं
तो आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी, आप केवल हॉस्पिटल में बैठना रहेगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, आपको मालूम है। और अगर आपने किसी का पर्ची आगे पीछे किया तो फिर पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। और फिर इसके साथ साथ अगर आप वर्कशॉप में हैं तो वर्कशॉप बहुत होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल और कई टाइप के वर्कशॉप होते हैं, तो मैकेनिकल ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें डीजल वगैरह बेचने को मिलता है और एक्स्ट्रा पैसा तो मिलता है। और इसमें बहुत सारी मतलब सुविधाएं अलग से मिलती है। इसमें 2-3 घंटे केवल काम होता है, आप घर पे आ सकते हैं, अपने रूम पे आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे पोस्ट पाने के लिए ज़बरदस्ती अपना मेडिकल ख़राब दिखाना चाहते हैं तो डॉक्टर पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और आपके मन में ये सवाल होता है क्या मेडिकल में पैसा चलता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिकल में पैसा चलता है, किसी बोर्ड में पैसा ज़रूर चलता है मेडिकल में। लेकिन पैसा चलने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप मेडिकली अनफिट है तो आपको फिट कर देंगे या फिट है तो अनफिट कर देंगे। पैसा वो नॉर्मली चलता है, जैसे चेस्ट एक्सरे के लिए 100-150 ले लेते हैं, फिर आपका ईसीजी वगैरह के लिए 150-200 ले लेते हैं। मतलब आई टेस्ट में पैसा दे के आप पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है आई टेस्ट ही होता है रेलवे के लिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पैसा दे के उसे आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों का जो होता है ना, जब ईसीजी टेस्ट होता है तो हार्ट बीट जो होता है बॉर्डर लाइन आता है, यानी हार्ट प्रॉब्लम बताता है, तो वहाँ पे 200-250 लेकर के रिपोर्ट चेंज कर दिया जाता है। एक्सरे में बहुत से लोग प्रॉब्लम दिखाता है तो वहाँ भी रिपोर्ट ले मतलब चेंज कर दिया जाता है। यूरिन टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाता है, यूरिन टेस्ट होता ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हाइड्रोसील हुआ और कई जगह पाइल्स भी चेक होता है, तो इस सब में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। हाइड्रोसील वगैरह ऑपरेशन वगैरह करा के चेक कर दिया जाता है, चेंज कर देते हैं और आपको पोस्ट मिल जाता है। तो जैसे मैं बताया, बेस्ट पोस्ट आपका होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट और आपका वर्कशॉप, ठीक है। मैकेनिकल वर्कशॉप ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कैसे पा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत हाई स्कोर करना होगा एग्ज़ाम में। और मैं ये बातें अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो अभी आपके पास मौका है, आप हाई स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने प्रेफरेंस में इसे ऊपर रखा है, तो अगर प्रेफरेंस से आपने गलत कर दिया है तो आप कितना भी स्कोर कर लेंगे, कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत से लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट पॉइंट्समैन भी होता है और गेटमैन भी होता है, भी दोनों पोस्ट बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोस्ट पाना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट वर्कशॉप या फिर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट पाना चाहते हैं, तो आपका जो रॉ स्कोर है 100 में से कम 80 होना चाहिए, चाहे कितना भी टफेस्ट शिफ्ट हो। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर है वो 95 प्लस जाएगा, तभी आपके चांसेस बन पाएंगे ये पोस्ट पाने के। आपको मालूम है पिछले बार बहुत से लोग C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले ज्वाइनिंग नहीं पाए, नौकरी नहीं पाए, बाहर हो गए थे। उनका रीज़न यही था कि उनके स्कोर उतने अच्छे नहीं थे, भले प्रेफरेंस कुछ भी दे दिए थे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब है, रियल में C1 है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी दे दिया है, मान लीजिए ट्रैकमैन दे दिया, फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन दे दिया, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे वो लिस्ट में आपके प्रेफरेंस नीचे आते जाएंगे, चेक करते जाएंगे C1 पोस्ट कहाँ पर आपने डाला है। फिर उसके लिए अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, वो पोस्ट अलर्ट हो जाएगा। प्रेफरेंस का टेंशन उनके लिए होता है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड खराब है उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें मिलना है C1 का ही पोस्ट, और C1 का ही पोस्ट बेस्ट होता है वैसे भी। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ता है। पिछले वैकेंसी में क्या हुआ था, केवल C1 पे ज्वाइनिंग कहाँ हुआ था, केवल चंडीगढ़ में शायद हुआ था, बाकी किसी बोर्ड में C1 वालों को पोस्ट अलॉट नहीं हुआ था। मैक्सिमम वहाँ पे PH वालों को ही इंक्लूड कर दिया गया था और C1 वालों का पोस्ट बचा ही नहीं था। और 1-2 पोस्ट जो अलॉट हुए C1 वालों का, तो वो पोस्ट किनको मिल गया, जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था और हाई स्कोर था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो था, नॉर्मल स्कोर 100 से ऊपर था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हाई से हाई स्कोर करना है, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट पोस्ट पा सके। और मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के कन्फ्यूज़न नहीं मन में रखना है। आपको अभी से किसी डॉक्टर से मिल के आई टेस्ट करा लेना है, जो रेलवे का हो, ठीक है, जो रिटायर हो चुका है, फिर जो भी मतलब जो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहा हो। किसी बाहरी डॉक्टर से आपको अपना टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि रेलवे कंडीशन को वो नहीं समझ पाएंगे। रेलवे के ही डॉक्टर रेलवे के रूल्स रेगुलेशंस को समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं A1 A2 A3 क्या होता है, B1 B2 B3 क्या होता है और C1 C2 C3 क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।